डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 2। तो ये वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ लिया है केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, ये सारी बातों को आपने पढ़ा है, उनके डिफरेंसेस को भी पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है। आपको यहाँ पे पता है कि कॉन्सेप्ट के साथ-साथ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड हो जाता है ताकि आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, आपको न्यूमेरिकल बनाना भी आ जाए और साथ ही साथ आपको आपका नोट्स भी कंप्लीट होता चला जाए। मैं जो नोट्स प्रोवाइड करती हूँ वो है, और उसके बाद अगर आपको कहीं से कुछ और भी दिखता है तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में डालते हैं कि आपने पूरा एनसीईआरटी ही लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के वैसे पार्ट्स को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ जिससे क्वेश्चन आएगा, चाहे उसके लिए नोट्स बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, कुछ भी हो। लेकिन आप अगर किसी पार्ट को छोड़ दोगे ना, तो फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं हो पाएगा, फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए हर एक बातों को लिखती हूँ, आपको बस पढ़ना है और बात को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना है ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया वीडियो नंबर 1 का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। चलिए आज की क्लास का स्टार्ट। केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 2 है, यानी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, किस तरीके से उसका यूनिट पता करना है, रेट कांस्टेंट का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, ये सारा आज के क्लास में आपको पढ़ लेना है, सीख लेना है, ठीक है? और इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पक्का है, एमसीक्यूज भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो नंबर 2 देखेंगे और उसमें देखेंगे क्या, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेज, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। यानी 3 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपका रिएक्टेंट जो है, अगर सॉलिड है, लिक्विड है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, गैसेस स्टेट में है तो प्रेशर यूज करेंगे, दूसरा टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ओके, अब देखिए डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन को समझेंगे ध्यान से। अब देखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन पिछले क्लास में मैंने बताया है आपको, ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। रेट लॉ किसे कहते हैं? जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में दिखाते हैं तो उसे रेट लॉ कहा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसे रेट लॉ कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, ठीक है? यानी रेट लॉ में जो आप दिखाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट के फॉर्म में, तो उसे क्या कहते हैं? रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, ठीक है? तो रेट एक्सप्रेशन और एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है वो जान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक जनरल हमने ले लिया कोई भी रिएक्शन, ठीक है? और ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वो सब क्या है? इसका कोफिशिएंट है। जैसे ए का कोफिशिएंट है ए, बी का बी, मतलब ये समझ रहे हैं कि जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है तो उस तरीके से जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो है। लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए बी सी एंड डी आर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ओके, नाउ द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज, तो देखिए रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज क्या हो गया? रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। क्यों? क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा है कि कॉन्सेंट्रेशन, जब आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में आप रेट को दिखाते हैं तो उसे कहते हैं रेट लॉ। तो यहाँ पे क्या है? ए और बी क्या है? मेरा रिएक्टेंट है, और ये बिग ब्रैकेट उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसके ऊपर पावर एक्स वाई दिखाया गया। तो इसे फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। X and Y may or may not be equal to stoichiometric coefficient A and B of the reactant। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि यहाँ पे जो एक्स वाई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा एक्स वाई, ए और बी तो नहीं लिखा ना, ए और बी नहीं लिखा, क्या लिखा? एक्स वाई। तो ये कहने का मतलब हुआ कि एक्स एंड वाई जो है मे और मे नॉट बी, यानी कि इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। किसके? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के, समझ गए? यानी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको मतलब हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो हो सकता है कि वो सेम भी हो जाए, हो सकता है कि वो डिफरेंट भी होगा, ठीक? उस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो रेट इक्वल्स टू के, दिस इक्वेशन 2 मान लीजिए इसे।
तो यहाँ पे आप देखिए, चूंकि यहाँ पे -dr/dt क्यों लिखा गया, क्योंकि पिछले क्लास में बताया है आपको कि रिएक्टेंट क्या होता है, समय के साथ घटता है और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रोडक्ट को दिखाना हो तो उसके लिए प्लस यूज करते हैं, रिएक्टेंट को दिखाना होता है तो नेगेटिव यूज करते हैं। तो रेट के लिए हमने यहाँ क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई dt, ठीक है। और यहाँ पे k इक्वल्स टू इतना हो गया, तो ये थर्ड नंबर हो गया हमारा। इक्वेशन थर्ड इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थर्ड आप देख रहे हैं इसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल, क्योंकि dr/dt के फॉर्म में लिख दिया आपने, तो इसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहेंगे। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे आप रेट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। जो अभी आपको हेडिंग था कि आप पढ़ेंगे क्या, रेट कांस्टेंट भी पढ़ेंगे। तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, के हो गया। प्रोपोर्शनल को हटाया, उस निशान को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं इस चीज को, तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन डिफाइंड एज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो अभी आप इक्वेशन फर्स्ट आपने देखा था जिसमें ऐसे दिया गया था कि रेट इक्वल्स, रेट प्रोपोर्शनल था किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, उसके ऊपर पावर एक्स वाई, यही था। इसी का, इसको हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सो देखिए, तुरंत याद हो जाएगा आपको, कोई रटने के भी नीड नहीं होगा। क्या है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical equation। जो समझाया वही है ना लिखा हुआ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है, रेट लॉ जो है वो ऐसा एक्सप्रेशन है इन विच रिएक्शन रेट इज, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में दिया होता है, जिसके ऊपर कुछ सम पावर रेज होता है जो मे और मे नॉट भी सेम हो सकता है किसके, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, किसके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। जो मैंने आपको बोला कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है जो आगे लिखते हैं हम लोग बैलेंस करने के लिए, तो उसके बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रेट लॉ अगर क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन द रेट लॉ, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन ये लिखना होगा। तो ये आपके दिमाग में कैसे रहेगा, बस इसको देखिए और इसी के हिसाब से इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical reaction that is theoretically but must be determined experimentally। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, उस समय से समझा रही हूँ आपको कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के आप अचानक से नहीं बता सकते हैं कि रेट लॉ का पावर क्या होगा, ठीक है। उसको आप थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली उसका पता लगाया जाता है। द नंबर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो एक्स वाई आप लिखा हुआ देख रहे हैं वो क्या करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि आपका रिएक्शन कितने ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपना क्या है। रेट इक्वल्स टू, ये आपने देखा अभी जस्ट यहाँ पे बताया गया, तो आपको क्या कहा गया कि एक्स और वाई जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। तो द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants in the rate law expression is called order of that chemical reaction। यानी sum of power of concentration of reactant, जो reactant आपका दिया गया है उसके ऊपर जो पावर है उसका सम कर दीजिए। यानी ए और बी है, अगर सी भी होता तो सी का भी ले लेते। यानी जो भी रिएक्टेंट है उसके ऊपर जो पावर है, रेट लॉ में जो लिखा गया है, जो रेट के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा हुआ है, उसमें जो दिया गया है उसको आपने क्या करना है, उसके पावर को सम कर दीजिए और उससे क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन पता चल जाएगा। समझ गए आप। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एमसीक्यूज में आता है कि रिएक्शन लिखा रहता है और पूछता है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके पावर को जोड़ के लिख देना है, ठीक है। द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एक्स है, मतलब अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, वाई, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। बात आई समझ में, अकेले अकेले एक्स वाई और ओवरऑल एक्स प्लस वाई। तो यहाँ ये पॉइंट याद रखेंगे आप दिमाग में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो घबराना नहीं है, वो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये दिमाग में रखिए, ये जरूर से जरूर आपके
इतने दूर में से आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम कहें कि x बराबर 0 लिया, तो x के रेस्पेक्ट में किसकी बात हो रही है, a की, है ना, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a क्या है, x है। तो अगर x 0 हो गया तो a पे ही इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो हमने लिखा कि x बराबर 0, ये समझने के लिए है, सिर्फ आपका समझिए इसको, ये कॉन्सेप्ट के लिए है, ताकि आप क्या करें, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए। ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 0, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a इज 0 एंड ओवरऑल ऑर्डर इज y हो जाएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में 0 हो गया। उसी तरह से दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a पे डिपेंड रेट नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्या हो गया, 0 हो गया ऑर्डर। उसी तरह से जब आप y लोगे तो y वाला 0 हो जाएगा, तो a पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने यहाँ उसे लिखा नहीं है। ये आपने समझा कैसे हुआ, जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, x एंड y बोथ आर 0, अगर हमारा x और y बोथ 0 हो जाएगा, दोनों को 0 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के, रेट इक्वल्स टू इसको बोलेंगे के नॉट कर देंगे। ठीक है, जब ये दोनों के दोनों 0 हो गए, दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को हमने 0 कर दिया, तो क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो गया किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, क्योंकि रिएक्टेंट का पावर यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए, ये चीज ध्यान में रखना है कि व्हेन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गया। जब x प्लस वाई करेंगे 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। ये तो इजी था। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है हमें, तो रेट दे के लिखा हुआ है, रेट दे के लिखा हुआ है, बस आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि पावर को ऐड करते हैं, तो पावर को ऐड किया x प्लस वाई, तो हाफ प्लस 3/2 किया, तो इसको जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब करके सॉल्व करके, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा है x प्लस वाई, और देख लीजिए यहाँ पे 3/2 और -1 है, तो 3/2 किया, प्लस होता है प्लस दिया, और -1 है तो इसको -1 लिखा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे आपका हाफ आ गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इवन ऑफ फ्रैक्शन भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको जानना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। तो कोई भी रिएक्शन जो होता है, वो अगर एक स्टेप में हो जाए, एक ही स्टेप में डन हो जाए, तो उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे CaCO3 को ब्रेक करना है, उसे गर्म करोगे, CaO और CO2 बन जाएगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको 2-3 स्टेप नहीं लगता, एक ही स्टेप पे हो जाता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें कई एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन का वो क्या होता है, ग्रुप होता है, कई सारे रिएक्शंस होते हैं और फिर एक ओवरऑल रिएक्शन निकाला जाता है, जिसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जनरली ये जो रिएक्शन आप देखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात हो रही है, ये जनरली जब आप मेटलर्जी की पढ़ाई करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे जो रिएक्शन दिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ही तरीका होता है दिखाने का, उसे फिर ओवरऑल रिएक्शन आपको एक बना के दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये पढ़ाने के पीछे क्या रीजन है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही स्टेप में हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बता देंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे ना, तो उसमें कौन सा रिएक्शन बताएगा आपको कि आपके रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, लिखा हुआ मिलता है स्लो फास्ट, इस तरीके से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रखना है कि स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ऑब्वियस है कि पूरे रिएक्शन में जो स्लो चलेगा उसी के अकॉर्डिंग पूरा ग्रुप चलेगा, है ना, जो सबसे स्लो है उसी को लेकर चलना है। तो स्लो स्टेप जो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बस इतना सा नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि कुछ देख लीजिए, इसे टिपिकल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शन कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अपोजिंग रिएक्शन क्या होता है, इस टाइप से रिएक्शन अगर होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, तो वो भी आपका एक क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के फॉर्म में आ जाता है। पैरेलल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसमें एक ही रिएक्टेंट दो तरह का प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया हुआ एग्जाम्पल है ये। तो सिर्फ आपको एक मोटा मोटा इसका नॉलेज रखना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस का ग्रुप, और कितने तरीके का पॉसिबल हो सकता है। तो पैरेलल और कॉन्जिक्यूटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों के दोनों आपको मिलेगा कहाँ,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भरपूर यूज है इसका, बहुत जगह मिलता है आपको, ठीक है। तो पैरेलल में हुआ कि बस ध्यान रखिएगा कि एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिल गया, दोनों का रेट बनने का रेट भी अलग-अलग होगा। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में क्या होता है, पहले एक कन्वर्ट होता है दूसरे में, फिर दूसरा कन्वर्ट होता है तीसरे में। और ये आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इस टाइप का रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि यहाँ बनाया, ए लिखा, यहाँ पे कोई एजेंट है, बताओ बी में क्या बना, और बी में कुछ बना तो यहाँ पे एक एजेंट है, बताओ सी क्या बनेगा, इस टाइप का। तो वो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का ही टाइप्स होता है, ठीक है। अब आते हैं, बारी आती है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी जो रेट कांस्टेंट के पढ़ा ना हमने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के जो कांस्टेंट लगाया तो उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहा। तो उसको कैसे आप उसका यूनिट बताएंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले काम क्या कीजिए, रेट के अकॉर्डिंग जो लिखना है वो लिख दिया हमने, यही हमने पढ़ा है अभी तक, रेट यही होता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे इसे, कि एक्स प्लस वाई जो भी आता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो के बराबर क्या हो गया, के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रेट डिवाइडेड बाई दिस, रेट के यहीं छोड़ दीजिए, इसको लेके यहाँ चले आइए, यहाँ आ गए। अब आप देखेंगे कि रेट को हमने क्या लिखा था, डी आर बाई डी टी लिखा था, डी आर बाई डी टी लिखा था ना, पीछे आपने देखा था कि डी ऐसे लिखा हुआ था, डी आर। तो ये जो आप बिग ब्रैकेट देख रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन को ही तो बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताता है, बाई डी टी यानी टाइम हो गया। तो बस रेट के लिए हमने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन बटे टाइम। और ये जो ए बी देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया हमारा, 1 बटे कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। और एक्स प्लस वाई को हमने क्या मान लिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एन टाइम्स कर दिया। क्यों, क्योंकि ए बराबर बी मान लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा पर्पस, मेरा पर्पस है कि हमको यूनिट बताना है किसका, रेट कांस्टेंट का, इसलिए मान लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू nth पावर चढ़ा दिया, ठीक है। कोई nth पावर का मतलब होता है ना, जनरल हो जाएगा एक बार, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम जनरली यूज करते हैं क्या, मोल पर लीटर। बहुत बारी समझाया है आपको, जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया है, जिस दिन मैंने पहला क्लास लिया था केमिकल काइनेटिक्स का, उस दिन भी बताया है कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में ही दिखाया जाता है। तो मोल पर लीटर, टाइम के लिए सेकंड लिखा, और यहाँ फिर 1 बटे मोल पर लीटर का पावर n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो एक जनरल फॉर्म जो पीछे आपने देखा अभी, वो जनरल फॉर्म था। अब मान लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 मान लिया, तो क्या होगा उसका क्या यूनिट है ना, सब रेट कांस्टेंट हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। है कांस्टेंट टर्म, लेकिन क्या होगा, उसका यूनिट अलग होगा अलग अलग रिएक्शन के लिए। जैसे आप मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने लिया, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर बटे सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर का 0 पावर, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके लिए, एक्स प्लस वाई के लिए ना। ये तो डी आर बाई डी टी के लिए लिखा गया है, ठीक है। यहाँ 0 चढ़ाइएगा, यहाँ के कॉन्सेंट्रेशन में 0 चढ़ाइएगा, क्योंकि ए प्लस बी का ही कॉन्सेंट्रेशन को टर्म को का जो पावर होता है वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा मोल पर लीटर तो रह गया, ये तो 0 हो गया, तो ये 0 मतलब 1 के बराबर हो जाता है। तो ये सेकंड ऊपर गया, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये किसके लिए हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ n था वहाँ 1 लिखेंगे आप, तो फिर ये मोल पर लीटर कट जाएगा एक दूसरे से, तो पर सेकंड आ जाएगा। यानी ये सबसे इजी होता है दिमाग में रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड होता है। फर्स्ट ऑर्डर को पहचानने का एक तरीका है ये कि पर सेकंड होता है इसका यूनिट, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, मोल पर लीटर बटे सेकंड इंटू मोल पर लीटर के ऊपर पावर 2 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो एक बच गया, तो ये जस्ट ऊपर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, मोल पे पर चढ़ जाएगा, लीटर लीटर में कन्वर्ट हो गया, पर सेकंड हो गया। तो मोल लीटर पर सेकंड ये हो जाता है किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जस्ट इसके देखिए जीरो ऑर्डर से जस्ट उल्टा हो जाता है, खाली पर सेकंड कॉमन है सब में, पर सेकंड सब में रहेगा, टाइम तो सब में है, ठीक है। तो ये चीज अब देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है इस तरह से, इस जो आपने पढ़ा उसका क्या यूज है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो आपने देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर एक्स प्लस वाई वाला बताना है वो तो इजी था, पीछे भी आपने देखा एक्स प्लस वाई से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने बता दिया।
अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना तो है, लेकिन क्या देख के, यूनिट देख के बताना है। ये यूनिट देखिए और बताइए। तो पर सेकंड लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर है, मेरा याद है हमें कि यूनिट क्या होता है, पर सेकंड होता है फर्स्ट ऑर्डर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। उसी तरह से लीटर पर मोल पर सेकंड है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए होता है। मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन इस तरीके से अराइज करता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, कहीं भी होगा तो पूछेगा। तो ये आप क्वेश्चन के फॉर्म को समझिए, जहां x प्लस वाई करके निकालना है वहां x प्लस वाई करिएगा, जहां पे इस टाइप से दिया है यानी कि आपसे इंफॉर्मेशन चाहता है कि आपने यूनिट को कितना अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और ये जो कुछ भी मैंने लिखा यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक टर्म है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में कभी कभी, तो इसको समझ लीजिए क्या होता है ये। सबसे पहले कभी भी रेट से रिलेटेड कुछ भी लिखना हो ना, तो सबसे पहले रेट इक्वेशन लिख दीजिए, रेट एक्सप्रेशन लिख दीजिए, जिसे कहते हैं रेट इक्वल्स टू के, लिख दिया आपने। इफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन आर टेकन एज यूनिटी, दैट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर बी बराबर 1 मोल पर लीटर ले लिया, तो ये सब तो 1 1 हो गया। तो अब आपका रेट इक्वल्स टू क्या हो गया, के हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, देखिए एकदम इसको देखते ही वो डिफिनेशन आपका हो जाता है कैसे, हेंस रेट कांस्टेंट may be defined as the rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as unity, समझ रहे हैं। दैट इज वाई द रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, मतलब आप रेट कांस्टेंट जो के यूज करते हैं ना, उसे ही स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं, तब जब आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाए, यूनिट के बराबर हो जाए, एक के बराबर हो जाए। बात आई समझ में आपके। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट को ही कहा जाता है, तब कंडीशन क्या है, जब रेट ऑफ ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, ये हो गया। नेक्स्ट, तो देखिए अभी तक हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ ऑर्डर है। अब एक टर्म होता है मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल शब्द में मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है जब रिएक्शन हो रहा हो, उस रिएक्शन में जितना मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स पार्टिसिपेट करता है या कॉलिजन करता है, उस नंबर को आप जोड़ के क्या करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन बता देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में सिर्फ एक डिफरेंस दिमाग में बैठा के रखिएगा कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है वो आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के बता सकते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकली नहीं पता चलता है, एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, ये दिमाग में रखिए। कुछ भी, कोई भी स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज होना चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके नंबर को आप ऐड कर दीजिए, दैट नंबर इज वो आपका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाता है। ओके, तो देखिए उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा हुआ है कि हैंडरिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, मतलब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स भी मिलेगा। तो ये नोट्स मैंने लिखा है, कुछ कुछ जो होगा आपको समझा देती हूँ। क्या है, मॉलिक्यूलरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मैकेनिज्म। क्या करता है, मॉलिक्यूलरिटी जो होता है आपको उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में हेल्प करता है कि वो रिएक्शन हो कैसे रहा है। डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about chemical reaction is called molecularity of reaction, ठीक है। In case of simple reaction, also called elementary reaction, the molecularity is simply the sum of molecules of different reactants as few as रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो जो बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एग्जांपल्स आपके सामने है कि NH4NO2 बनता है क्या, N2 2H2O, तो यहाँ पे आपने देखा एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गया, 1। अगर मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। 2HI है, H2I2 बनता है, तो यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गया, 2, बाई मॉलिक्यूलर हो गया। यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गया, 3, तो इसे ट्राई मॉलिक्यूलर या टर्म मॉलिक्यूलर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स,
इन द स्टाइकोमेट्री इक्वेशन मस्ट टेक इन मोर देन वन स्टेप। देखिए, अगर आपको जब दिखेगा कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल दिखने लगेगा तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के कैटेगरी में चला जाएगा, और वैसे केस में आपको मॉलिक्यूलरिटी जो होगा वो किसी मतलब आपको एक स्लोएस्ट स्टेप से पता करना पड़ेगा। ठीक है? तो द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आपको पहले भी बताया था ये बात। द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट in the slowest step, that is rate determining step, is called molecularity of reaction। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर में हम लिया डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो डिकम्पोज कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम होता है और I- के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन को दिखाया गया, ये रिएक्टेंट का पार्ट है और एक रेट दिया गया है लिख के कि रेट एक्सप्रेशन आपने लिखा, तो चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को निगेटिव में दिखाते हैं, तो D H2O2 बटे dt इक्वल्स टू K। कॉन्सेंट्रेशन देखिए यहाँ पे H2O2 का लिया गया और I भी कंसीडर किया गया है रिएक्शन के अंदर, यानी ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो भी आया इट मीन्स कि वो रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो स्टेप आप देख रहे हैं इसको 2 स्टेप में, मतलब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसको 2 स्टेप्स में किया जाएगा। H2O2, तो देखिए H2O2 I- स्लो स्टेप है, ये दिया रहेगा आपको। H2O IO- बना, ये जो IO- देख रहे हैं वो इंटरमीडिएट है, क्यों वो भी बताऊंगी आपको। देखिए अब यहाँ पे फिर क्या रिएक्शन हुआ, ये बन चुका है तो H2O2 फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा जो बन चुका है, और ये फास्ट रिएक्शन होगा और आपके पास आ जाएगा H2O प्लस I-O2। ओवरऑल रिएक्शन आप दिखाएंगे, ये 2 स्टेप हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया, ओवरऑल रिएक्शन आपका हो गया ये। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ आपने देखिए, ये और ये क्या हो जाएगा, चूंकि इंटरमीडिएट है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ मतलब टाइम के लिए बनता है और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके काम खत्म उसका। ये इंटरमीडिएट O- से IO- कट जाएगा, फिर आपका जो भी कटेगा इधर से I- काट दीजिएगा और बाकी जो जोड़ के लिख दीजिए। 2H2O हो गया, फिर यहाँ पे 2H2O हो गया, फिर O2 हो गया, क्योंकि ये I से I भी कट गया। ठीक है, तो बन गया ये। तो इंपॉर्टेंट करके मैंने यहाँ लिखा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो होता है वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ दिस रिएक्शन, कि आपका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर है तो वो होगा ही इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के साथ ही। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट तो बनेगा ही बनेगा। और ये बात जो है फिर से एक बारी आपको रिपीट किया जाएगा जब आप पढ़ेंगे ना एक्टिवेशन एनर्जी, इसी के चैप्टर के एंड में जब पहुंचेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन ये सब पढ़ेंगे, उस टाइम पे बताया जाएगा कि हर एक रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड होता है जब आपका एक इंटरमीडिएट बनता है। भले इंटरमीडिएट ये आप हमेशा याद रखिएगा कि एग्जिस्टिंग उसका बहुत कम समय के लिए होता है, बस एक इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है वो, कि ये इमेजिन किया जाता है कि ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ऐसा हुआ और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये कंडीशन होता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक बात को सुनिए, हर लेक्चर को ज्वाइन कीजिए। जैसे ये लेक्चर नंबर 2 है केमिकल काइनेटिक्स का, तो लेक्चर नंबर 1 में कुछ बातें बताई जाती हैं, वहां पे जो पढ़ाते वक्त जो दिमाग में आता चला जाता है वो बातें आपको बता दी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। तो यहाँ तक हमने मॉलिकुलैरिटी पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, डिफरेंसेस आता है क्लास 12 के अंदर, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं किसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलैरिटी में। यहाँ मैंने आपको डिफरेंस जो भी पढ़ाया है ना उसे यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसका पीडीएफ में तुरंत कोशिश करूंगी कि आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहां से आप वहां पहुंच जाना और वहां पे ये आपको मिल जाएगा। और पैनिक नहीं करना, थोड़ी मतलब थोड़ी देर के बाद मिले लेकिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ आपके नोट्स के लिए है, एग्जामिनेशन पर्पस से है, तो इसको आप यहाँ से देख लो। तो इस तरीके से हमने आज मॉलिकुलैरिटी तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है जहां आप फंसते हैं बहुत ज्यादा, वो सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो इस आशा के साथ कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल हो, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा बातों को। जिन बातों को आपने नहीं समझा है उनके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैम ये बातें समझ में नहीं आई या कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हैं।
तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर खत्म होगा, फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ में। तो चलिए इस आशा के साथ, इस होप के साथ कि आप बने रहेंगे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।